हेलो दोस्तों, कैसे हो। परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, इतने दिन से चल रही है क्लास। तो हम ट्वेल्थ की हिस्ट्री, भारत के इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट का सेकंड चैप्टर, राजा, नगर और किसान, यानी कि आरंभिक राज्यों का कैसे निर्माण हुआ, फिर उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजा कैसे बने, ये सेकंड चैप्टर था। अब तक हमने इस चैप्टर में, क्योंकि पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट हैं और पॉइंट भी घुल मिल गए हैं। अब जैसे कल मैंने वीडियो में बताया था कि गुप्त काल का कोई डायरेक्ट इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन डायरेक्ट उनका पॉइंट नहीं दे रखा है, बीच में मिक्स कर रखा है। तो हम अब तक जो पढ़े, एक तो प्रिंसेप और प्रियदर्शी, फिर प्रारंभिक राज्य, फिर महाजनपद पढ़ा, फिर आरंभिक साम्राज्य। पहला था सेकंड नंबर प्रारंभिक राज्य, यानी कि एक पर्टिकुलर स्थान पे। फिर साम्राज्य, आरंभिक साम्राज्य, मौर्य वंश, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था ये हमने पढ़ लिया। अभिलेख, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है अभिलेख। फिर मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था ये हमने देख लिया। राजधर्म के नवीन सिद्धांत और दक्षिण भारत में जो सरदार और सरदारी वाला, यानी कि चेर चोल पांड्या पहले एक सामंत की तरह सरदार या पर्टिकुलर क्षेत्र में पनपे, उसके बाद में आगे जाके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर एक सिद्धांत आया था, देवी राजा का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमने देखा। इस सिद्धांत का सिर्फ इतना अर्थ ध्यान रखना, राजा ने अपना कनेक्शन किसी न किसी देवता या देवी देवताओं से जोड़कर अपने आप को सर्वोच्च समझा, और ये धारणा या उन्होंने ऐसा कहाँ से प्रेरित होकर किया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि चीन के शासक अपने आप को स्वर्ग के पुत्र कहते थे। फिर उसके बाद में आता गुप्त काल, जो डायरेक्ट नहीं है। गुप्त काल में समुद्रगुप्त का विवरण है, और एक विवरण स्कंदगुप्त का है, जो सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत सुदर्शन झील की मरम्मत के कुछ साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। और एक है इलाहाबाद अभिलेख या स्तंभलेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति, हमने डिटेल में देख लिया था। रचयिता कौन था। और अब हम देखेंगे गांव की परिस्थिति, क्योंकि जो दे रखा है अपना चैप्टर का नाम राजा, नगर और किसान। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि गांव की, या देहात बोल दो या गांव बोल दो, गांव की स्थिति उस समय कैसी थी। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि राजा की जो छवि थी वो जनता में कैसी थी। हमें राजा और प्रजा के संबंधों के बारे में बहुत कम या अभिलेखों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इसके लिए इतिहासकारों ने खूब खोजबीन की, क्योंकि अभिलेख में सिर्फ और सिर्फ जिसने अभिलेख लिखवाया है उसकी प्रशंसा या उसके कार्य ही अंकित थे। जनता के बारे में कुछ भी नहीं था। तो जनसाधारण ने अपने, मतलब इतिहासकारों ने अपने विचारों से या फिर कुछ कथाएं, जातक और पंचतंत्र जैसी कथाओं के माध्यम से जनता, राजा और जनता के बीच में इतिहासकारों ने संबंध खोजने की कोशिश की। तो ध्यान रखना कि राजा और जनता के बीच को संबंध दर्शाने वाले
यह संबंध कौन से ग्रंथ दर्शाते हैं? तो इसमें आएंगे जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियाँ। ये पहले मौखिक थी, बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया। तो अब यहाँ पे एक नोट्स टाइप में कैसे आप बनाएं, जैसे इसमें इतिहासकारों ने इसके निराकरण का प्रयास किया। किसके माध्यम से? जातक कथाओं और पंचतंत्र ग्रंथों को, जो पहले मौखिक कहानी या कथा के रूप में थे, बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया। और कब के हैं ये? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, माध्यम पाली भाषा। तो एक चीज नोटिस करना यहाँ पे, मौर्य काल में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। फिर गुप्त काल में किस भाषा का विकास हुआ? संस्कृत भाषा का। और फिर आगे जाके फिर पाली भाषा में जो कथाएं और दंत कथाएं थी या पंचतंत्र जो थे, उनकी रचना पाली भाषा में की गई। तो प्राकृत, बीच में फिर संस्कृत का विकास हुआ गुप्त काल में, और फिर पाली भाषा। तो इसको कंपैरिजन करके पढ़ना कि प्राकृत, संस्कृत का विकास और फिर पाली भाषा। अब यहाँ पे जो विवरण दे रखा है सामने पंचतंत्र और जातक कथाओं का, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं कि इतिहासकारों ने उस समय के राजा और प्रजा के संबंधों को ढूंढने की या किन ग्रंथों के माध्यम से एक कल्पना की है, तो वो हैं जातक और पंचतंत्र ग्रंथ। ये पहले लिपिबद्ध नहीं थे, मौखिक थे, फिर लिपिबद्ध किया गया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और भाषा का माध्यम था पाली। अब इसमें एक जातक कथा का विवरण दे रखा है उदाहरण के लिए, समझने के लिए, कि गंधतिंदु एक जातक कथा है। इसमें एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक कुटिल राजा कैसे अपने प्रजा को दुखी करता था। उसमें वृद्ध महिलाएं, बच्चे, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण सब उस राजा से दुखी थे। राजा अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी पहचान छुपा के जब गांव में गया तो लोगों ने राजा को भला बुरा कहा। तो इस तरह इनसे सिद्ध होता है, इन कथाओं से, कि राजा और प्रजा के संबंध इतने मधुर नहीं थे। फिर ग्रामीण लोगों की या किसानों की जो मेन शिकायत थी कि दिन रात में डकैत उन पर हमला करते हैं और दिन में राजा के अधिकारी कर के लिए उन्हें परेशान करते हैं। तो जनता के पास एक ही विकल्प बचता है, जंगल की ओर भाग जाना या वहाँ बस जाना। तो गांव छोड़ के जंगलों की तरफ पलायन जो इन कथाओं के माध्यम से ज्ञात होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन कथाओं के माध्यम से ये बात सिद्ध होती है कि राजा और प्रजा के बीच संबंध थे वो तनावपूर्ण थे, क्योंकि राजा राजकोष को बढ़ने के लिए इन पे बड़े बड़े कर लगाते थे और जनता या किसान बचने के लिए जंगलों की ओर भाग जाते थे। और फिर एक समस्या और पैदा हो गई कि बढ़ती हुई मांग यानी कि जनसंख्या बढ़ती गई और उत्पादन कम होता गया। तो बढ़ती हुई मांग को लेकर
किसान नए नए तरीके ढूंढने लगे। तो ये था राजा और प्रजा के बीच संबंध। इसमें मैन है, इतिहासकारों को अभिलेख में कोई साक्ष्य नहीं मिले। फिर दूसरा है, इतिहासकारों ने जातक कथा और पंचतंत्र की कहानियों से अनुमान लगाया है। फिर राजा के डर से लोग जंगल में भाग जाते थे, गांव के गांव छोड़ देते थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि राजा और प्रजा में संबंध तनावपूर्ण था और राजा अत्याचार करता था। अब दूसरी चीज़ है, मांग बढ़ने लगी, उपज कम थी, तो किसानों ने कुछ नए तरीके आजमाए। तो पहला जो तरीका था वो था लोहे की फाल वाला हल। पहला जो उन्होंने उपाय ढूंढा वो था लोहे की फाल वाला हल था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा और कावेरी घाटी में उर्वरक क्षेत्र फैल गया, यानी कि ये घाटी क्षेत्र उर्वरक, यानी कि जो कचहरी मृदा, इनके साथ जो नदियों के जल में मृदा साथ बह के आती थी, उसके कारण इनके घाटियाँ उपजाऊ होने लगी। और वहीं पे लोहे की फाल का हल काम में लेने लगे, जो उर्वरा भूमि की जुताई अच्छी तरह करते थे। ये पहला प्रयोग इनका रहा कि लोहे की फाल वाला हल, 1 नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा है गंगा की घाटी में रोपाई, यानी कि उपज में वृद्धि हुई। गंगा की घाटी में धान की खेती, क्योंकि धान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, तो गंगा घाटी में धान उगाने लगे, तो उपज में वृद्धि हुई। दूसरा ये प्रयोग हुआ। और लोहे की फाल वाले हल की वजह से फसल में उत्पादन बढ़ने लगा, क्योंकि पहले जो हल या जो काम में लेते थे वो ज़मीन को उर्वरा या फिर गहराई तक नहीं छू पाते थे, लेकिन लोहे की फाल वाला हल इसमें कामयाब रहा। तो ये 2 इम्पोर्टेंट आविष्कार के उस टाइम में प्रयोग ढूंढा, एक तो लोहे की फाल वाला हल, दूसरा गंगा घाटी में धान की खेती। अब है ऐसे हल जो पूरे उपमहाद्वीप में कुछ जगह ही प्रयोग होते थे। अब उपमहाद्वीप का मतलब कौन कौन सा क्षेत्र आ गया? उपमहाद्वीप में इधर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब उस टाइम में उपमहाद्वीप के क्षेत्र में थे। तो लोहे की फाल वाला हल बहुत ही कम जगहों में काम में लिया जाता था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नोट डाल लेना, पंजाब और राजस्थान में ऐसे हल का उपयोग कब हुआ था, या ऐसा हल कब प्रयोग में लाया गया था? तो पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र अर्धशुष्क क्षेत्र है, वर्षांत कम होती, तो यहाँ पे 20वीं सदी में लोहे की फाल वाले हल का प्रयोग हुआ था। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रखना। फिर है उपमहाद्वीप में, यानी कि हर जगह फाल वाले हल नहीं चलते थे। जैसे पहाड़ी क्षेत्र आ गया, उन क्षेत्रों में ये हल सक्सेस नहीं था, या तो उन्होंने एक चीज़ का और विकास किया, वो थी कुदाल। यानी कि पूर्वोत्तर अरुणाचल, मेघालय, अभी जो त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर में जो पहाड़ी इलाका है, और मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो बीच का सेंटर है इंडिया का, वहाँ पे, या फिर अफगानिस्तान वाले भाग में भी कुछ पर्वतीय या
पाए जाते थे। तो इन क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया जाने लगा या कुदाल का आविष्कार हुआ। और फिर उपज बढ़ाने के लिए हल, धान और कुदाल, इनके अलावा पानी, तो पानी के लिए कुओं का, तालाब और कहीं कहीं पर नहरों का विकास हुआ। तो यानी कि कुछ जगहों पर कुएं यूज में आने लग गए या कुओं से पानी से सिंचाई करने लग गए, कुछ जगह तालाबों से और कुछ जगहों से नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाने लगी। तो ये उपज बढ़ाने का एक और माध्यम मिल गया। जो कुओं का निर्माण करते थे वो व्यक्तिगत और कृषक वर्ग लोग के से मिलकर करते थे, यानी कि कृषक, किसान और व्यक्तिगत यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति, ये मिलकर कुएं का निर्माण करते थे। तो इनमें प्रभावशाली कौन था? तो प्राय प्रभावशाली राजा या कोई प्रभावशाली लोग थे। तो अब इनमें हमें कैसे पता चला कि प्रभावशाली लोगों का ही अधिकार था या फिर प्रभावशाली लोग ही इन कुओं का निर्माण में सहयोग करते थे या फिर व्यक्तिगत तौर पे बनवाते थे? तो इसका साक्ष्य हमें कुछ अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन हैं लेकिन खाने टाइप में हैं। एक तो इसमें भाषा का ध्यान रखना, पाली जातक कथाएं के माध्यम से पता चला। राजा का व्यवहार निरंकुश था, लोग जंगल की तरफ भाग जाते थे। फिर खाद्यान्न संकट, तो खाद्यान्न संकट है तो किसानों ने नए नए तरीके ईजाद करने लगे। तो इनमें पहला लोहे की फाल वाला हल, दूसरा धान की रोपाई गंगा घाटी क्षेत्र, कावेरी क्षेत्र में, फिर कुदाल का जो पहाड़ी क्षेत्रों में, और फिर कुओं और नहरों का विकास किया। तो और इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण है, पंजाब और राजस्थान में कब लोहे की फाल वाले हल का उपयोग किया गया। वैसे हल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे लेकिन वो मिट्टी के थे, लोहा उस टाइम में प्रचलन में नहीं आया था। और प्रभावशाली व्यक्तियों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? अभिलेखों में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस पॉइंट निकाल लें, पॉइंट टू पॉइंट चलना। जैसे अभी मैंने निकाले पॉइंट के उपज बढ़ाने के तरीके, तो बस पहले तो हल याद रखना, धान याद रखना और कुदाल याद रखना और नहरों, कुओं और तालाबों से सिंचाई के। बाद में आप कुछ भी लिख देना, लेकिन ये पॉइंट हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे कि समाज में उस टाइम में कौन कौन सी भिन्नताएं या कैसे समाज थे। और एक गुजरात में जो सुदर्शन झील है उसके बारे में ध्यान रखना, उसका संबंध मौर्य काल, शासक सातवाहन, रुद्रदमन और गुप्त काल, इन तीनों कालों में उसका सुदर्शन झील का संबंध रहा है। के और नोट्स या क्वेश्चन पेपर के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हिस्ट्री को ज्वाइन करें। जिनको ज्वाइन करना है वो कमेंट करके अपने नंबर शेयर करें ताकि मैं उनको ऐड करूं। नोट्स, क्वेश्चन पेपर या वीडियो सब कुछ उसी ग्रुप में अवेलेबल होंगे।